आज की तारीख में भी जैसे ही जाति पता चलती है, हम दिल्ली में बैठे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में, यहाँ पर घरों में काम करने वालों की जातियां पूछी जाती हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक आप परिवार ढहाते हैं तो कितना उसको पीछे गुलामी की तरफ आप ढकेलते, कितनी मुश्किल से वो घर बना है, वहाँ बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं। मैं मयूर विहार में रहती हूँ। देखिए, इसमें स्केप सबसे अच्छा ये है कि आप सफाई को जाति से मुक्त कर दें। मान ही के चलते हैं कि कुछ लोग हैं जो पैदा हुए हैं सफाई करने के लिए, और ये मैं कह रही हूँ कि सफाई आप मैकेनाइज कीजिए। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां चलना शुरू हुई, सब जगह चल रही है ना। दिल्ली में सुबह सुबह आता है स्वच्छ भारत, जो ड्राइवर है उसकी आप जाति देख लीजिएगा, और जो जाके कूड़ा उठाता है उसकी जाति देख लीजिए। और कॉन्ट्रैक्टर कौन है? एक व्यक्ति को उतरने पे मजबूर करते हैं, सफाई करने पे मजबूर करते हैं, मरने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि हत्याएं हैं ये। दीज आर नॉट डेथ्स। 44 killings have happened, murders have happened, है ना। और इतने सुगंधित, आप जाएंगे अगर इन तमाम घरों में तो महिलाएं बहुत सुगंधित तेल लगाती हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो लगातार उनको हॉन्ट करती रहती है कि कहीं पैखाने की महक तो नहीं आ रही। क्यों नहीं हिम्मत होती है कि अनाउंस करें कि कोई व्यक्ति इस तारीख के बाद से सीवर और सेप्टिक टैंक में जाएगा नहीं, हम सब मैकेनाइज कर रहे हैं। चांद वांद नहीं चाहिए हमें, मंगल ग्रह नहीं चाहिए, सूरज नहीं चाहिए। पहले यहाँ के सूरज और चांद को बचा लीजिए। आप अनाउंस कीजिए कि ये स्कीम है, ये हमारा रोड मैप है, हम इसके लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं सफाई कर्मचारियों के लिए और अपने लिए भी। बाबा बाबा बोलकर भीमराव अंबेडकर को भगवा करना चाहते हैं और बताते हैं कि वो उनके मनुवाद में, स्ट्रक्चर में फिक्स हो जाएंगे, तो उनको रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म का जरूर पाठ करना चाहिए ताकि पता चले फॉर व्हाट अंबेडकर स्टैंड। जय भीम एवरीवन। आज की इस मुलाकात में हम बात करेंगे ऐसे अमानवीय काम को जो दलित समाज सदियों से करता आया है और आज भी जो है कर रहा है। मैनुअल स्कैवेंजिंग बजट का टाइम है फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर का जो बजट है इस बार नील कर दिया गया है। और तो हम बात करेंगे भाषा सिंह मैम से, जो सफाई कर्मचारी आंदोलन से भी जुड़ी हुई हैं और इनको किताब में जैसा बताया गया है कि मैनुअल स्कैवेंजर रिपोर्टर भी कहा जाता है। तो उनसे जानेंगे कि क्यों जो है बजट इतना कम किया है और क्या क्या मुद्दे जो हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़े हुए हैं, क्या है मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुजन लाइव्स मैटर। जी। तो जैसा कि अभी हमने देखा ट्विटर पे भी, और एसके ने एक प्रेस रिलीज जारी किया कि सफाई कर्मचारी आर डिसअपॉइंटेड विद बजट। तो जो एक स्कीम था रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर, तो SRMS, हाँ, तो उसको जो है बिल्कुल नील कर दिया गया है, स्क्रैप कर दिया गया है। तो सरकार का कहना है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होती है जी। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे एक्चुअल में मैनुअल स्कैवेंजर्स का अर्थ क्या है, मतलब सरकार के नज़रिए से, गवर्नमेंट के नज़रिए से, और ऑफिशियली किसको मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। देखिए, जिस समय हम बात कर रहे हैं 2024 में, इस समय इसी संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है जो इम्प्लीमेंट होता है। 2013 का वो कानून है, और उसके बाद 2014 27 मार्च को वह फैसला भी आया सुप्रीम कोर्ट में, जो 11 साल लंबी PIL के बाद उन्होंने फैसला दिया। ये दोनों एक ही आधार पर हैं। इनका कहना है कि कोई भी शख्स अगर किसी भी रूप में मैनुअली एक्सक्रीटा यानी टट्टी को साफ करता है, वह एक मैनुअल स्कैवेंजर है। तो यहाँ डेफिनेशन में कोई दुविधा रखी नहीं गई। इससे पहले जो 93 का कानून था, 1993 का कानून था, उसको लेकर काफ़ी था कि ड्राई टॉयलेट्स जो साफ करते हैं, यानी शुष्क शौचालय जो लोग साफ करते हैं, वो मैनुअल स्कैवेंजर कहलाएंगे। जो लोग गटर में उतर रहे हैं उन्हें मैनुअल स्कैवेंजर कहा जाएगा या ना कहा जाएगा। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखें, उससे पहले 2013 में जो एक्ट पास हुआ उसकी डेफिनेशन देखें, तो उसकी डेफिनेशन उन्होंने ब्रॉडर की, और इसके तहत उन्होंने तमाम उन लोगों को भी मैनुअल स्कैवेंजिंग की डेफिनेशन में डाला, क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब है स्कैवेंजिंग जो आप मैनुअली कर रहे हैं। तो गटर में जब आदमी उतर रहा है, इंसान उतर रहा है, तो मैनुअली उतर रहा है ना, जहां पे उसकी मौत हो रही है। अब आप देखिए, पिछले 6 महीनों में 44 के करीब मौतें हो चुकी हैं इस देश में। पिछले 6 महीने में जो आंकड़े हैं, जो रिपोर्टेड हैं,
ऐसा भी नहीं कि ये मैं वो आंकड़े बात करी जिनको रिपोर्टेड नहीं है। तो सरकार ने अभी मतलब बोला है, जब जी। पार्लियामेंट में पूछा गया राज्यसभा में कि आंकड़े दीजिए कि कितनी मैनुअल स्कैवेंजिंग हुई है और कितने केस रिपोर्ट हुए हैं, जी। तो उसमें कहा गया कि कोई भी ऐसा केस नहीं हमको पता है, हमारे उसमें नहीं आया है, और जो केस रिपोर्ट हुए थे वो अनरिलायबल हैं जी। जब उनकी जांच पड़ताल की गई। जी। तो अब दिक्कत ये है कि देखिए ये सरकार नई नई परिभाषाएं गढ़ती है, संविधान के आगे मत्था टेका जाता है और संविधान को खत्म कर दिया जाता है। दलित अस्मिता की बात होती है, दलित सुरक्षा की बात होती है, लेकिन आप देखिए कि कितनी एट्रॉसिटीज बढ़ गई। ठीक उसी तरह से अब इनका कहना है कि जो लोग सीवर में उतर रहे हैं, जो लोग सेप्टिक टैंक साफ कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने अलग एक हिसाब बना दिया कि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं है, हैजार्डस क्लीनिंग है। ठीक है, तो सवाल है लेकिन सीवर में तो मर रहे हैं ना, और सीवर में फूलों की सेज तो होती नहीं है। सीवर में क्या होता है, हमारे आपके घरों का, ऑफिसों का, पूरे भारत का मल जाता है ना वहां पे। तो जो मल साफ करते हुए मल से जो गैस पैदा होती है, इसके लिए कोई अलग से 2AB खोजने की जरूरत नहीं है, ना चांद पे जाने की जरूरत है, हमारे पैरों के नीचे की बात है। और वो गैस मीथेन है, और उससे ये तमाम लोग मरे हैं। मैं तो अभी का बस खाली इसी साल का आंकड़ा आपको बता रही हूँ, जो सफाई कर्मचारी आंदोलन ने बाकायदा पब्लिक डोमेन में डाला है जिसके बारे में। तो ये लोग कैसे मरे, ये इन लोगों के मरने का दोषी कौन है? और दूसरी बात है कि जिससे मैं ये बात कर रहे हैं कि भाई कोई मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं, हमें पता नहीं है, तो आपने अभी तक पब्लिकली अनाउंस भी नहीं किया कि कंट्री इज मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री। जबकि आप अभी भी जब हम बात करते हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो एक हद से गुजरात का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, और बाकी और राज्यों में भी, क्योंकि सर्वे आपका पूरा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र ने भी अभी एक बॉम्बे हाई कोर्ट में हुआ 81 डेथ्स। जी। तो नहीं, मेरी डेथ्स की बात नहीं, मैं तो यहाँ पे शुष्क शौचालय, वो शौचालय जहां पर पानी नहीं होता, जिसे एक महिला जाकर टट्टी उठाती है और फेंक कर आती है, मैं उन शौचालयों की बात कर रही हूँ जिसे ड्राई टॉयलेट। उसका भी आंकड़ा कुछ 150 था, उन्होंने कहा कि हमने तो सारे तोड़ दिए, सारे तोड़ पुणे में 2 बचे जी। हैं। तो मैं कह रही हूँ कि ये हम बात तब कर रहे हैं जब यूपी से लेकर बाकी जो नॉर्थ बेल्ट है, अगर आप उठा के देखें तो बहुत सी जगहों पे शुष्क शौचालय आज की तारीख में भी हैं। लेकिन आप एक्सेप्ट करेंगे तब होगा ना, सिर्फ आंख बंद कर लेने से तो सीवर डेथ तो तब भी नोटिस में आती है क्योंकि लोग मरते हैं। लाशें तो अपने आप में गवाही देती हैं ना कि क्या चल रहा है। अभी देखिए कुछ ही दिन पहले फरीदाबाद में, दिल्ली में एसटीपी में मौत होती है। तो एसटीपी में जो मौत हुई वो क्यों हुई मौत? क्योंकि हमने एक व्यक्ति को बिना सेफ्टी के अंदर उतारा। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं चाहूंगी कि आपके जो तमाम दर्शक हैं और अगर सरकार बहादुर भी सुने तो वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी सुने, जिसमें उन्होंने कहा है कि नॉट इवन इन इमरजेंसी, आपातकाल में भी किसी व्यक्ति को, आपात स्थिति में भी किसी व्यक्ति को सीवर और सेप्टिक टैंक में नहीं उतारा जाना चाहिए। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अब आप बताइए कि 44 डेथ्स हुई, एक मामला बताइए जहां पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मुझे किसी ने फोटो भेजा था, तो उसका मतलब वेरीफाई तो नहीं किया मैंने, बट उसने कहा कि ये एक बंदा जो है गटर में उतरा है और ये एरिया था सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से जो रास्ता सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता है वहां पे। जी नहीं, मैं कह रही हूँ सिर्फ सुप्रीम ही कोर्ट नहीं, देश के हर कोने में। और इस संदर्भ में अगर आप मद्रास हाई कोर्ट का फैसला सुने, क्योंकि मद्रास तमिलनाडु में बड़े पैमाने पे सीवर डेथ्स हुई, एक लंबा आंदोलन और एक लंबी लीगल फाइट वहां पे सफाई कर्मचारी आंदोलन दीप्ति सुकुमार ने लड़ी वहां पर, और बहुत ऐतिहासिक जजमेंट आया मद्रास हाई कोर्ट का, जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर इस इलाके में सीवर मौत हो रही है, सेप्टिक टैंक मौत हो रही है, कौन जिम्मेदार होगा? एफआईआर किसके ऊपर होगी? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऊपर होगी, डीएम के ऊपर होगी, डीसी के ऊपर होगी। तो उसने सीधे कहा है कि अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। ये इसी देश में हो रहा है ना, मैं किसी और समय की बात नहीं कर रही। जब हम आप बैठे हैं उसी समय मद्रास हाई कोर्ट का फैसला आया है ना, जिसने कहा है कि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग है, ये मौतें अनफॉर्चुनेट हैं, ये कास्ट बायसनेस है, और इस मौत के लिए जिलाधिकारी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, नोबडी एल्स।
ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उनको भी पता है कि जब तक टॉप को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे तब तक ये प्रक्रिया रुकेगी नहीं। लेकिन आप देखिए कि आप बजट की बात कर रहे हैं, नमस्ते स्कीम जिसका बहुत लंबा चौड़ा भव्य मैकेनाइजेशन ऑफ ये, कितना हो गया उसका बजट? इतने भीषण रूप से उसमें कटौती हुई, 111 कितना, बहुत कमी हुई है इस बार बजट में। मतलब जो इंक्रीज होना चाहिए था, जितने लेवल पे आपको मैकेनाइज करना है, करीब 6 से 7 करोड़ बढ़ा है खाली एक बजट से लेकर इस बजट के दौरान। पिछली बार 98 समथिंग था, इस बार 116 हुआ है। पूरे देश के लिए है, पूरे देश के लिए है। तो ये अपने आप में एक मजाक है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो सफाई कर्मचारियों की रिहैबिलिटेशन की आपने बात की, मैनुअल स्कैवेंजर्स की, SRMS, 0 बटा सन्नाटा, एक पैसा नहीं। आपने स्कीम ही स्क्रैच कर दी, आपने कहा ये एग्जिस्ट नहीं करते। फिर सफाई कर्मचारियों को जो फाइनेंशियल हेल्प देता है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस जो है सफाई कर्मचारी के, उनका बजट कहाँ कितना पहुंचा है? 0.01 करोड़ दिया है इस बजट में। जो दलितों के फाइनेंस हेल्प के लिए कॉर्पोरेशन से बात करते हैं ना कि लोग इस प्रथा से बाहर आए, बाकी और काम करें, 0.01 करोड़। ये अभी का जो बजट है उसके आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। तो इससे ये पता चलता है, पैर तो धोते हैं, हाँ, लेकिन वो पैर धोने से तो काम नहीं चलेगा ना, जब तक आप पैसा नहीं देंगे और आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं कोई भी व्यक्ति मैनुअल स्कैवेंजिंग करने वाला नहीं होना चाहिए। हमारे देश में पूरी चीज, भाई हमने तो चांद के बारे में इतने वहां तक पहुंचा दिया, चंद्रयान भेज दिया आपने, और उसके इतने एक ऐसे कोने में भेजा जहां कोई नहीं भेजे। मैं तो कहना चाहती हूँ कि भाई मोदी जी जमीन के नीचे भी भेज दीजिए, सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई मैकेनाइज करा दीजिए, जो सैनिटेशन और जाति की कॉम्बिनेशन है वो खत्म हो जाएगा। भाई अभी तो आज के तारीख में सफाई कर्मचारी जातिगत आधारित ऑक्यूपेशन है ना, तो लेकिन उसकी तो पूरी अनदेखी है। और जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जो अलग से एक स्कॉलरशिप थी अनक्लीन ऑक्यूपेशन करने वाले लोगों के बच्चों के लिए, अच्छा बाकी, हाँ, मतलब दलितों का एक पोस्ट मैट्रिक है, और उसमें एक अलग से अनक्लीन ऑक्यूपेशन के लिए अलग से स्कॉलरशिप का प्रावधान था, जिसमें सफाई कर्मचारियों के बच्चे आते थे। अच्छा। आपने खत्म कर दिया, वो भी खत्म है। और पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है उसमें आवंटन कम है। तो सवाल है कि दलित का बच्चा पढ़ेगा नहीं, दलित के बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, मैनुअल स्कैवेंजिंग को आप रिहैबिलिटेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो कहेंगे कि सब आध्यात्मिक काम कर रहे हैं लोग। और सेप्टिक टैंक और सीवर टैंक में जो डेथ्स हैं, भाई मुझे तो लग रहा था रामदास अठावले जी कम से कम ये कहते ना कि ये लोग जो मारे गए ये अपने आप मर गए, सुसाइड कर लिया। इतनी बोलने की हिम्मत होनी चाहिए थी उनको कि अगर देश में 44 लोग मरे हैं आपके पिछले बजट से लेके अभी तक 6-7 महीने में, जो अंतरिम बजट आपने पेश किया, तो कैसे मरे? कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो सब जातिगत भेदभाव की वजह से मरे हैं ना। अच्छा, एक जो सवाल है, लोग कहते हैं कि ये काम ही क्यों करते हैं, ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हैं, तो इसका क्या जवाब है? देखिए, ये सवाल सीधे सीधे जाति से जुड़ा हुआ है। ये काम कौन करता है? एक स्पेसिफिक जाति करती है ना, जिसको सदियों से आपने इस गुलामी की ओर ढकेला हुआ है। ढकेला किसने है? आप कहेंगे गुलाम क्यों बने, ये लंबी डिबेट है, लेकिन आज की तारीख में कास्ट एग्जिस्ट करती है, और कास्ट का ऑपरेशन ये है कि आपने वही विशेष सर्कल बना दिया है। आज की तारीख में मैंने इसीलिए उन स्कॉलरशिप्स की बात की जिनके जरिए बच्चे पढ़ सकते हैं, नौकरी हासिल कर सकते हैं। सवाल है आप नौकरी क्या देते हैं? आज की तारीख में भी जैसे ही जाति पता चलती है, हम दिल्ली में बैठे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में, यहाँ पर घरों में काम करने वालों की जातियां पूछी जाती हैं, तो आप ये कहेंगे कि ये जाति वाला कोई और काम क्यों नहीं करता है। मेरी किताब देखिए, उसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जिक्र है। उसी में ये सवाल जी, उसी में सवाल है। उसमें वो गंगा है, क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया ये काम करना, तो ये ऐसे एनकाउंटर हुए सवालों के कि ये काम छोड़ क्यों नहीं देते जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो दूध का बिजनेस शुरू किया था, मैं तो चाय बनाना चाहती थी। ऐसा नहीं कि लोग नहीं चाह रहे हैं, आज कर रहे हैं लोग, क्योंकि आज का स्थिति में काफ़ी तब्दीली आई है। लेकिन देखिए, जो सिस्टम है, मैं एक आपसे सवाल पूछूंगी, ऐसा क्या है कि सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा
सफाई कर्मचारियों के पेशे में ही शुरू की गई। क्यों? कोई आईएएस भी ठेके पे बना देते आप, इंजीनियर भी ठेके पे बना देते आप। सबसे पहले भारत में ठेकेदारी शुरू की गई सबसे एसेंशियल वर्क में। अभी कोरोना से हम निकले हैं बाहर, कोरोना में सबसे ज्यादा मेहनत किसको करनी पड़ी? सफाई कर्मचारियों को करनी पड़ी। आपने फूल वूल बरसा दिए कुछ जगहों पे, लेकिन आपने जो सफाई कर्मचारी उस समय मारे गए, कितने लोगों को आपने कोरोना शहीद कहा? कितने लोगों को आपने 1 करोड़ दिया? डॉक्टरों को तो आपने दिया ना। सफाई कर्मचारी तो रोज आ रहे थे, आपने ना उनके पानी की व्यवस्था की, ना उनके हाथ धोने की व्यवस्था थी, कुछ नहीं था। बहुत ही मुश्किल काल था ना कोरोना का। और जो अभी लैंसेट की रिपोर्ट आई है, जो ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट आई है कोरोना के दौरान, कितना भीषण भेदभाव हुआ, तो उसमें जो मारे जाने वाले लोग हैं और जिनके लाइफ स्पैन कम हुआ, उसमें दलित सबसे ज्यादा है। तो आप देखिए कि ये जो भेदभाव है, ये जवाब है कि सवाल है कि आप तो जाति की हिसाब ठीक कीजिए। लोग तो आने को तैयार हैं, लोग अलग अलग पेशे को और मुझे आज तक, मैं बताऊं आपको ईमानदारी से, 20-22 राज्यों में मैं जा चुकी हूं, एक भी महिला आज तक नहीं मिली जिसने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी या मेरा बेटा ये करे। हर एक महिला का सपना है कि इस गंदगी, इस जलालत से, इस भेदभाव वाले गंदे काम से वो बाहर आए। इसका मतलब है उनका सपना तो है ना कि नेक्स्ट जनरेशन बाहर आए, लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम को तो आपने नौकरी दी नहीं, आपने ठेके पे कर दिया। ठेके पे करने से क्या हुआ कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति कमजोर हो गई। ना स्वास्थ्य का उसका कोई इंश्योरेंस है, ना जिंदगी का कोई इंश्योरेंस है। घर मिलता था, घर का इंश्योरेंस नहीं है, तो बच्चा जाएगा कैसे? एक मीना की जो कहानी है आपकी किताब में, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। जी, तो काफी, क्योंकि इंस्पायरिंग स्टोरी है वो। जी, और मीना की कहानी ये बताती है कि एक अगर ऑर्गेनाइजेशन या एक आंदोलन सामने आता है, साथ चलने को तैयार होता है, तो महिलाएं किस तरह से अपनी जिंदगियां बदलती हैं। मैं जब पहली बार मीना से मिली शाहदरा के एक स्लम में, यहीं दिल्ली में, तो वो मैला ढोने का काम, ड्राई टॉयलेट्स वहाँ पर थे जो उनकी माँ भी करती थी। मैं उनकी माँ से पहले मिली, फिर उनकी माँ अपनी बेटी से मुझे मिलवाने ले गई, शारदा। हाँ, तो उन्होंने उस समय उनकी एक डिसेबल्ड बेटी थी जो घर पे थी, और वो बहुत परेशान थी क्योंकि उनको इन्फेक्शन ये मैनुअल स्कैवेंजिंग करते समय लगा। वो प्रेग्नेंट थी उस समय। और इसको थोड़ा मतलब और जी, कि किस तरीके से बीमारी के बारे, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे जो महिलाएं मैला उठाने का काम करती हैं, ड्राई टॉयलेट्स साफ करती हैं, उनको यूट्रस इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से बड़े पैमाने पे यहाँ पे गर्भपात होता है, एबॉर्शंस के केसेस होते हैं, या डिसफॉर्मिटी वाले बच्चे पैदा होते हैं, अपंग बच्चे पैदा होते हैं। ये एक बहुत प्रिवलेंट चीज़ है, बहुत कॉमन चीज़ है। तो उसी का शिकार मीना थी जिस समय मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई। बाद में वो बच्ची मर गई उनकी। बहुत कोशिश की कई साल तक उन्होंने, क्योंकि लंबा समय मेरा उनके साथ कई बार मुलाकातें हुई, और वो शुरू से कहती थी कि उनको इस काम को नहीं करना है। और उनकी माँ ने सबसे पहले कहा कि मैं नहीं चाहती कि मीना ये काम करे, और वो बाहर आई सफाई कर्मचारी आंदोलन की मदद से। फिर तमाम करीब 15 महिलाओं को यहाँ जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते थी उनको ई रिक्शा दिया गया। उसमें मीना सबसे आगे थी ई रिक्शा चलाने वालों में, सीखने वालों में। बहुत उनमें ललक थी कि अपनी ज़िंदगी में वो तब्दीली लाएं, और इस तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें खुद अपनी ज़िंदगी में किया। और मैंने भी उनकी ई रिक्शा पे सफ़र किया, बहुत मस्त से बिंदास अंदाज में वो चलाती रही, लेकिन बहुत स्ट्रगल रहा। मैं यहाँ आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि जब भी जो बस्तियाँ तोड़ी जाती हैं, अभी दिल्ली ने देखा है, खैबर पास के पास, खैबर पास में आपने देखा ना, ग्राउंड रिपोर्ट है हमारी। हाँ, तो आपने खैबर पास में आप गए हैं, आपने देखा वहाँ पर कितने वाल्मीकि परिवार थे। आप कल्पना कीजिए कि एक आप परिवार ढहाते हैं तो कितना उसको पीछे गुलामी की तरफ आप ढकेलते, कितनी मुश्किल से वो घर बना है। वहाँ बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं। मैं मयूर विहार में रहती हूँ, सामने यमुना खादर को बुलडोजर से चला दिया गया। अनगिनत परिवार मैं जानती हूँ वहाँ पे जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि वो इस पेशे में जाएं,
एक सम्मानजनक जिंदगी जिए। लेकिन देखिए जो हाई कोर्ट हैं, जो सरकारें हैं, जो रेलवे हैं, उनके लिए जिंदगियां ही नहीं है ना, ये चेंज नहीं है। आपने तो खुद देखा ही होगा खैबर पास में, वो दरवाजा कोर्ट का खटखटाते रह गए, मतलब कोई सुनने नहीं, वाला कोर्ट के ही ऑर्डर्स हैं। मैं कह रही हूँ कोर्ट तो इनह्यूमन इंक्रोचमेंट पे जो हरी झंडी देते हैं वो तो बहुत इनह्यूमन और एंटी दलित है। उनका मेरा साफ मानना है कि नो, ये तो कास्ट बेस है, ये कास्ट बायसनेस है, क्लास की बायसनेस है। ये आप तमाम जगहों पे अतिक्रमण जो अमीर कोठियां करती हैं, आपकी मजाल नहीं होती है कि आप उन कोठियों को हटाएं। सिस्टम तो बदलता है ना। जामनगर एयरपोर्ट अंबानी जी के बेटे की प्री वेडिंग के लिए उसको चुटकियों में आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया, अपने एयरफोर्स को लगा दिया कि वो ऑपरेट करे। उसमें हमारे आपके पैसे नहीं गए, किसने पैसे दिए? वो अतिक्रमण नहीं है हमारे राइट्स पे। तो ये खैबर पास में जो बसे परिवार हैं, इतने परिवार, इनकी जिंदगियां कोई मायने नहीं रखती हैं आपके लिए। उनका कहना है कि वो 100 साल पहले से रह रहे हैं, 80 साल पहले से रह रहे हैं, और भारत आज़ाद हुआ उससे पहले से रह रहे हैं। और कई लोग जो है आर्मी में भी एम्प्लॉयड थे उस टाइम के, तो उनके साथ मतलब कि सरकार कहती है अगर आप 10 साल कहीं रुक गए हैं तो वो जगह आपकी है, बट फिर भी जो है उनके साथ ऐसा किया गया। दिल्ली में भी जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर आप कहें कि शुष्क शौचालय साफ करने वाला, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन हाँ, सीवर और सेप्टिक टैंक में तो सफाई, इस देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ लोग उतर के हमारा मलमूत्र सीवर में साफ ना कर रहे हो, तो वो एग्जिस्ट करता है हर जगह। जैसे कि जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी अपने घर के पास की शादरा की, तो क्या उसको भी मैनुअल स्कैवेंजिंग की कैटेगरी में डालेंगे? देखिए, अगर जो जहाँ पे कचरा जमा है, अगर वह मलमूत्र से भरा हुआ है, तब निश्चित तौर पर वो उसी कैटेगरी में आएगी। लेकिन रैग पिकिंग, कूड़ा बिनना और टॉयलेट साफ करना और मैनुअल स्कैवेंजिंग, तीनों की डेफिनेशंस अलग अलग हैं। जो लोगों का सवाल है कि ये काम करना क्यों नहीं छोड़ देते, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले और ये अपने जातिगत पेशे से जो है बाहर निकल सकें। वो चाहते नहीं है ये काम करना, लेकिन उसी जाति में पैदा होते हैं, उसी काम को करने पे मजबूर होते हैं। तो एस्केप क्या है? देखिए, इसमें एस्केप सबसे अच्छा ये है कि आप सफाई को जाति से मुक्त कर दें। अभी जो जाति आधारित है, आप जानते हैं तमाम जगहों पे, चाहे महाराष्ट्र हो, बाकी जगह हो, जब जॉब्स निकलती ही हैं तो आप उसमें क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी जाति के लोग अप्लाई करेंगे। और दूसरी बात मुझे लगता है, सवर्णों के लिए इसमें कोटा नहीं है। तो उसके लिए कोटा नहीं। और दूसरा मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़रूरी है कि कोई और काम के लिए विकल्प क्या है। आप नौकरियां दे रहे हैं, इसमें ईडब्ल्यूएस लागू होता है सफाई कर्मचारी? इसमें तो कुछ भी लागू नहीं होता है। इसमें कुछ भी लागू नहीं होता है, क्योंकि ये तो मान ही के चलते हैं कि कुछ लोग हैं जो पैदा हुए हैं सफाई करने के लिए, और ये एक्रॉस है। मतलब ये देखिए ना, इससे पता चलता है कि जाति कितनी मजबूत है। तो हर एक इंसान को जो है मौका मिलना चाहिए। हाँ, हर जाति को। मैं कह रही हूँ कि सफाई आप मैकेनाइज कीजिए। एक ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भारत ही में टॉयलेट है और भारत ही में शिट क्लीनिंग का काम है, दुनिया भर में है ना। ये तो ओमनी प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन है। तो वहां पर कैसे मैनेज हो रहा है, वहां पर भी ऐसे ही मैनेज होता है ना। उसी तरह से इसको अगर आप मैकेनाइज करेंगे, इसमें अगर आप तकनीक लाएंगे, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम करेंगे, इसको आप जैसे ही गरिमामय बनाएंगे, आप देखिए कि जैसे ही जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां चलना शुरू हुई, सब जगह चल रही है ना, दिल्ली में सुबह सुबह आता है स्वच्छ भारत वाला गाना बजता है। मैं आपको यहाँ बैठे बैठे आपसे पूछना चाहूंगी, आप भी जाके शोध कीजिएगा इस पे। जो ड्राइवर है उसकी आप जाति देख लीजिएगा, और जो जाके कूड़ा उठाता है उसकी जाति देख लीजिए। और कॉन्ट्रैक्टर कौन है? जैसे सुलभ शौचालय है ना। तो आप देखिए कि जैसे ही आप वर्क मैकेनाइज करेंगे, उसकी भी हायरार्की है, उसकी भी हायरार्की हो जाएगी। तो इसका सीधा सा एक ही सॉल्यूशन है कि आप सफाई के काम को गरिमामय बनाइए। इसका जो डीह्यूमनाइजेशन है, जिसमें आप एक व्यक्ति को उतरने पे मजबूर करते हैं, सफाई करने पे मजबूर करते हैं, मरने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि हत्याएं हैं ये। दीज आर नॉट डेथ्स।
44 killings have happened, murders have happened, है ना। तो आप जैसे ही ये करेंगे आप देखिएगा कि समाज और समाज के लिए विकल्प खुलेगा। अगर समाज में बेरोजगारी इतनी तगड़ी है, हमने तमाम जगहों पे देखा है कि एक प्यून के लिए कितनी मार हो रही है, तो उसमें लोगों को लगता है कि हम वहां तक तो नहीं पहुंच सकते, यहीं पहुंच जाएं। और इसीलिए आप देखिए कि ऑर्गेनाइज्ड वे में इस समाज को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को पढ़ाई से वंचित करने की एक साजिश है, ये मनुवादी सोच है। तभी आप एजुकेशन पे, ये बजट हम जिसमें चर्चा कर रहे हैं, एजुकेशन पे इतना कम खर्च कर रहा है। आप देखिए जितनी हमने स्कीम्स की बात की जिससे बच्चे पढ़ सकते हैं, हमारे समाज के बच्चे पढ़ सकते हैं, वो सब बाहर हो जाएंगे ना। तो आपके पास डिग्री होगी नहीं, आपके पास कास्ट का कोई प्रिविलेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप वही काम करेंगे और कम पे काम करेंगे। और जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको भी इतना कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, उनका क्राइटेरिया ऐसा रखा जा रहा है कि लोग फिल्टर आउट हो जाए। हाँ, फिल्टर आउट हो जाए, और उसके लिए पैसे भी कम हो गए, और ज्यादा पैसे कम है। तो अभी और क्या क्या स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की रिहेबिलिटेशन पे मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए? देखिए, आज की तारीख में तो कोई स्कीम नहीं है, क्योंकि रामदास अठावले जी ने कह दिया है कि मेलड होना है नहीं। SRMS वो लगातार कम करते आ रहे थे, जो एक तरह से और कुछ नहीं करता था, लेकिन रिहैबिलिटेशन का एक रास्ता खोलता था जहां आप दावा कर सकते थे। आप जब आइडेंटिफाई होते थे तो आपको 40,000 रुपये मिलते थे, और आप अगर लोन के लिए जाते थे तो आपको सब्सिडी मिलती थी 1 लाख से लेकर 15 लाख तक की। तो ये जो रास्ता था, ये रास्ता सरकार ने बंद कर दिया है आज की तारीख में। इसीलिए मांग हो रही है कि आप SRMS स्कीम कम से कम, न्यूनतम चीज़ है कि आप लागू करें, एक नेशनल वाइड सर्वे करें। जो लोगों ने अपनी स्वेच्छा से छोड़ा है उनको भी आपने रिहैबिलिटेट किया है कि नहीं किया है। आप उनके रिहैबिलिटेशन की बात करें, मैं कह रही हूँ कि जितने लोग सीवर में मरे हैं उनको सरकार ने दिया है कि नहीं, क्योंकि देश के कानून के हिसाब से 10 लाख रुपए और अब 30 लाख रुपए का प्रोविजन है। 10-30 कैसे मतलब? बस 10 लाख इनिशियली शुरू हुआ था जब, और उसके बाद उसका जो अमाउंट बढ़ा है वो 30 लाख पहुंचा है। केंद्र सरकार देती है या फिर राज्य? हाँ, सरकार को देना है, जिसमें जो एम्प्लॉयर है, मान लीजिए अगर यहाँ पर MCD एम्प्लॉयर है तो MCD को देना होगा। कई जगहों पे लोगों ने प्राइवेट ठेकेदारों से भी, क्योंकि अब सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर है, उनको भी दबाव दिया। लेकिन सिर्फ यही नहीं है कंपनसेशन ये है कि आप जॉब देंगे, आप बच्चे की पढ़ाई का, वो सरकार को करना है, राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार को करना है। आपको उस परिवार को मकान देना है, ये सारी चीजें हैं। अभी तो हम सिर्फ कंपनसेशन में, और ये कागजों पे इतना आसान लगता है, जहाँ पे बहुत मुश्किल है, से भी जुड़ी हुई है। हाँ, बहुत मुश्किल है। जहाँ पर आंदोलन है, जहाँ पे लड़ाई चलती है, वहां पर मिलता है। मतलब दलितों को हर जगह जो है लड़ना ही पड़ता है, बिना लड़े नहीं, सड़कों पे उतरना। हाँ, बिना लड़े। और ये देखिए, आंदोलन की वजह से ही हुआ है कि जहाँ पहले लाश को सड़क पे रख के आंदोलन करते थे और बड़ी मुश्किल से 20,000 30,000 रुपए खैरात में मिलते थे, आज की तारीख में इम्प्लीमेंटेशन है। तमिलनाडु में 100% कंपनसेशन देना पड़ रहा है, क्योंकि आंदोलन स्ट्रांग है। आप देखिएगा कि वहाँ पर मैंने आपको बताया कि मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आया, दिल्ली में करना, लेकिन मुंबई में आप देखिए हाईकोर्ट वहाँ पर फैसला देता है कि भाई आप कंपनसेशन दीजिए। यानी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। उत्तराखंड में अभी सफाई कर्मचारी आंदोलन ने इस पे संघर्ष किया, कुछ पुराने मामलों में भी कंपनसेशन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन बहुत लंबी प्रक्रिया है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वहां पर भी डिनायल मोड है। जो FIR लिखी जाती है ना, उसी में सबसे बड़ी बदमाशी होती है। उसमें कहते हैं कि वह दारू पिया हुआ था या दम घुटने से मौत हो गई, है ना। तो अगर आप वो प्रोविजन ही नहीं डालेंगे 2013 वाले कानून का, और ये तो POA एक्ट के तहत भी अब है, ये जो सीवर डेथ्स हैं ये उसमें भी आती हैं, SC/ST वाले में भी, तो उसमें भी 25,000 तुरंत आपको देना पड़ता है। तो आप देखिए कि ये सारी जो बदमाशियां एडमिनिस्ट्रेशन करता है कि भाई आपने, उसने दारू पी हुई थी, दम घुटने से मौत हो गई, डूबने से मौत हो गई, तो FIR में अगर शुरुआती में ये बदमाशी हो जाती है तब फिर एक लंबी प्रक्रिया होती है जस्टिस की। लेकिन इस समय अवेयरनेस है, क्योंकि मूवमेंट है, मूवमेंट की वजह से अवेयरनेस है। अभी बात की कि दारू पीने की वजह से मौत हो जाती है, ऐसा सरकार कहती है। तो कई लोगों का कहना है कि हम इस काम को तभी कर सकते हैं जब हम पिएंगे, और
दलित समाज में देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है शराब की जो है लत पड़ जाती है। तो आपने जो काम किया इतने टाइम, तो उसको लेके क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मैं तो आपको पुरुषों की बात नहीं, मैं महिलाओं की बात करती हूँ जो मुझे बिहार में मिली महिलाएं। उन्होंने कहा कि अगर इसकी गंध इतनी भयानक है कि अगर हम तंबाकू नहीं खाएं, मैं यहाँ सिंपल सी बात कर रही हूँ जो दिन दहाड़े की बात है, कि तंबाकू नहीं खाऊं मैं तो मेरे लिए इस गंध को बर्दाश्त करना मुश्किल है। जो सेप्टिक टैंक साफ करने जाती हैं औरतें, उसमें औरतें लगती हैं, जब बाल्टी से मल निकाला जाता है तो उसको फेंकने के लिए जाती हैं। और ये बात सोचना भी अपने आप में अकल्पनीय है कि कोई पूरे होश में उस सीवर में उतर सकता है और साफ कर सकता है। अनगिनत लोगों से हमने बातचीत की, अनगिनत। सबकी जिंदगी का यही एक सबसे बड़ी चीज है कि आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप नशे में ना हो, कि अलग अलग ढंग के नशे हैं इसमें। मतलब लोग देखते हैं बिग बॉस में कि लड़ाई हो रही है कि फ्लश नहीं किया, तो अब किसी को गटर में उतरना पड़ रहा है, तो वो कितनी भयानक बदबू है। तो ये अब आप सोचिए कि, और उसको पता है, हर एक व्यक्ति को पता होता है कि वो मौत से मिलने जा रहा है। मैंने तमिलनाडु में कोयम्बटूर में मनी का इंटरव्यू किया। मनी प्रोफेशनल क्या कहते हैं, स्कैवेंजर हैं, और वो बाकायदा टीम में शामिल रहे हैं, मतलब वो सरकारी नौकरी में रहे हैं। तो वो हमेशा कहते थे कि जब भी मैं डुबकी लगाता था तो मैं ये सोचता था कि शायद ये मेरी आखिरी बार है, और मैं अपनी बेटे की शक्ल याद करके जाता था। क्योंकि लेकिन ये तो मनी का कहना है, लेकिन आप देखिए कि आज की तारीख में दिल्ली में, एनसीआर में, बाकी जगहों पे बिल्कुल कम उम्र के नौजवानों को आप पकड़ के ले जाते हैं, जो मौतें होती हैं, जिनको ये पता ही नहीं कि मीथेन अंदर है, उससे लड़ना है या जिंदा बच के आ भी सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, कुछ पता नहीं है ना। ये भी एक सफाई जिसको हम कहते हैं अनस्किल्ड सफाई नहीं है ना जो लोग कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन मरता है? सबसे कम उम्र के लड़के मरते हैं, नौजवान लड़के मरते हैं, जिनको किसी तरह से आप लालच करके ठेकेदार ले जाता है, और सब ठेकेदार के हिसाब से चलता है, जहाँ पे किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये कहना कि ये नशे में थे या डूबने से मौत हो गई, तो सीवर में कोई मरेगा तो वो बिना डूबे तो नहीं मर सकता है। तो ये सारे तो एस्केप रूट्स हैं बुनियादी तौर पे। इनिशियल चीज़ है कि ये हत्याएं हैं। किसी को भी अगर सिस्टम उतार रहा है सीवर में, तो मेरा मानना है कि हमें और आपको उसे मौत की जगह हत्या कहना चाहिए। किताब में एक जगह जिक्र था कि वो कहती हैं कि बालों से इतनी बदबू आती है कि शायद ही मैं इस जन्म में इस बदबू से मुक्त हो पाऊँ। जी, नारायण अम्मा कहती हैं, अनंतपुर की, और वो मेरी बहुत रोल मॉडल हैं नारायण अम्मा। और उन्होंने जब अपनी पूरी वेदना बताई तब मुझे लगा कि वाकई कैसे एक पीढ़ी को, एक इंसान को हम इतनी भयानक बर्बरता में ढकेलते हैं, शिकार बनाते हैं उसका, क्योंकि वो पूरी बहुत कम उम्र में उनको ये काम करना पड़ा। 200 पैखाने थे जो उनको साफ करने होते थे रोज़ाना, 2 शिफ्ट्स लगती थी उनकी ड्राई टॉयलेट्स के। तो वो पूरे समय वही कहती थी कि मैं तो बाल ही नहीं खोल पाई कभी। और इतने सुगंधित, आप जाएंगे अगर इन तमाम घरों में, तो महिलाएं बहुत सुगंधित तेल लगाती हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो लगातार उनको हॉन्ट करती रहती है कि कहीं पैखाने की महक तो नहीं आ रही। तो इसलिए आप देखेंगे कि बहुत जो तेल है वो खुशबूदार तेल होता है। और वो बाल खोल के, उस समय तो हमारी जब बात हो रही थी नारायण अम्मा से, तो वो बता रही थी कि पूरी जवानी मेरी निकल गई, लेकिन बाल धोकर अपने बाल को महसूस करना ही मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि हर समय लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ लगा ना होगा, कुछ ऐसे ना हो। तो आप यही चीजें स्लर बनती हैं, कैसा चमारो भंगियों जैसा जो है तेल लगा रखा है। हाँ, और इसके इर्द गिर्द अनगिनत गालियाँ। भाई सबसे बड़ी गाली तो मुझे लगता है कि ये है कि आप कहें कि क्यों काम करते हो, ये एक गाली है। कोई ये नहीं पूछता कि हम क्यों काम करवाते हैं। कोई ये पूछता है कि तुम टॉयलेट क्यों जाते हो, किसी ने पूछा? नहीं पूछते ना।
सवाल है कि आप टॉयलेट जाते हैं, फ्लश करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप ये अकाउंटेबिलिटी नहीं तय करते, द ग्रेट मिडिल क्लास, कि हमारा पैखाना जो जा रहा है उसको साफ कौन कर रहा है, क्या मैकेनिज्म है। हम सरकार से पूछें, अपने विधायक से पूछें, अपने एमपी से पूछें, अपने सरकार से पूछें कि भाई क्यों नहीं मैकेनाइज कर रहे हो। अब देखिए इस समय बजट पे चर्चा है, पूरे समय चर्चा है ना कि 26,000 करोड़ मिला बिहार को, 16,000 करोड़ विजयवाड़ा के लिए बना। किसी को चिंता नहीं है कि मैनुअल स्कैवेंजर को क्या मिला, सैनिटेशन को क्या मिला, सफाई जो गटर की सफाई है उसको मैकेनाइज करने के लिए क्या मिला। एक जगह आपको आवाज सुनाई देती है? नहीं देती ना। क्यों? क्योंकि इट डजंट मैटर, दलित लाइफ डजंट मैटर। सिंपल सा ये है। और इसमें महिलाओं को, जब महिलाएं काम करती हैं तो उनको काफी कम पैसा दिया जाता है कंपैरिजन टू मेल, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन एक अलग है जी। तो देखिए जो शुष्क शौचालय, ड्राई टॉयलेट साफ करने का काम तो बुनियादी तौर पे महिलाएं करती रही हैं। करीब 98% महिलाएं रही हैं। खाली कश्मीर में पुरुष भी करते रहे हैं इसको, लेकिन और इसमें पैसा बहुत कम है, क्योंकि आपको रोज के हिसाब से, महीने के हिसाब से कितना मिलेगा, बहुत ही कम। और बाकी जो काम है, जो जहां मर्द काम कर रहे हैं वहां पर पैसा ज्यादा है। तो ये एक भेदभाव बहुत तगड़ा रहा है उसमें, जो तकरीबन हर पेशे में है। भाई हमारी जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी औरतों और मर्दों की अलग अलग है ना आज भी। और एक किताब में जो है जिक्र था कि 2008 में सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया दिल्ली के लिए, तो किस तरीके से तोड़ी गई लेटरिन, वो क्या था? वो मेरे ख्याल से हर जगह है। आप देखिए कि जैसे कि अभी डिनायल था, वो भी काफी जुड़ा हुआ सा किस्सा है, शीला दीक्षित की सरकार थी तब। जी। तो ये जो डिनायल है वो तो आनन फानन में तोड़ देने वाला, हरिद्वार वाला मामला है जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए महिलाएं गई थी। तो जैसे ही क्योंकि केस तो बहुत पुराना है, 2014 में इस पे फैसला आया, 11 साल केस चला। सोचिए 2003 से केस चल रहा था ना ये। तो वहां पर आप लगातार बताते रहते हैं कि नहीं, ये जो दलित महिला है ये झूठी है। कोर्ट में खड़े होकर सारी सरकारें यही बताती रही ना इतने सालों तक। और औरतों को क्या करना पड़ा कि आज का अखबार लेकर खड़ी होती थी। अखबारों का मतलब सिर्फ यही था, और फोटो खींची जाती थी कि ये शुष्क शौचालय है। तो हजारों बार आपको पब्लिक जाकर, जो काम आप छुप के करते थे, सुबह करते थे, अपना चेहरा नहीं दिखाते थे, आपने उन औरतों को मजबूर किया इंडियन स्टेट ने कि वो सबके सामने खड़े हों, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें और यह बताएं कि नहीं भाई मैं आज की तारीख में भी काम कर रही हूँ। और जब ये साबित हो गया कि आज भी काम हो रहा है, तो प्रशासन ने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया? शुष्क शौचालय ही तोड़वा दिए। तो आपने समस्या नहीं खत्म की, क्योंकि आप उन महिलाओं को कुछ नहीं देना चाहते थे, कोई कंपनसेशन नहीं। उसका नुकसान ये हुआ कि रिहेबिलिटेशन जो सरकार की जिम्मेदारी थी उससे मुक्त हो गए। जी। तो ये और आप अपनी अकाउंटेबिलिटी से मुक्त हो गए ना। आप उनको पैसा देना, तो मतलब जातिगत नफरत कितनी तगड़ी है कि आप और ये दिल्ली पुलिस ने तोड़ा, मतलब सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों मिलके जो है। तो हाँ, मैंने कहा वो तो हर जगह है, हर जगह ये एक जो कोलिजन है सेंट्रल और स्टेट का, हर जगह, क्योंकि तभी तो डिनायल मोड है। अब सोचिए कि मैनुअल स्कैवेंजर को खुद खड़े होकर अगर ये 1000 बार बोलना पड़े आपसे और हमसे पूछा जाए कि भाई तुम साबित करो कि तुम भाषा हो, कैसे साबित करेंगे आप? या आप पत्रकार हैं, कैसे साबित करेंगे? आप अपनी चीजें ही दिखाएंगे ना। और आपकी वो कैमरा तोड़ दें, आपकी रील्स हटा दें, फिर आप कैसे साबित करेंगे? तो यहाँ इससे ज्यादा जो डीह्यूमनाइजिंग चीज है, मुझे लगता नहीं कि देश में कोई और केस ऐसा चला होगा जहां जो व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है, यहां कौन गया था अदालत? मैनुअल स्कैवेंजिंग महिलाएं गई थी, हमें नहीं भूलना चाहिए। पिटीशन किसके बिहाफ में थी? उन संगठनों के, सफाई कर्मचारी आंदोलन के, और महिलाएं, दे वर द सिग्नेटरीज ऑफ द PIL ना, जनहित याचिका जो दाखिल की थी। और वो लोग क्या कह रही थी कि भाई ये हमारे लिए कानून है, प्लीज इसे लागू करवाओ। ये थी ना जनहित याचिका। अब आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि तुम साबित करो
कि तुम मैनुअल स्कैवेंजिंग हो। अरे तुम्हें तो स्टेट से पूछना चाहिए था ना कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम ये झूठ बोल रहे हो। 11 साल में पता चल गया कि सारे राज्य सरकार झूठ बोल रही थी, केंद्र सरकार झूठ बोल रही थी। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई ना। अगर वो महिलाएं दोषी हो जाती तो आप सोचिए उन महिलाओं के ऊपर क्या कहर बरपा होता। तो एक दलित महिला जो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज है दलितों में भी, मैनुअल स्कैवेंजर मतलब सबसे डीह्यूमनाइजिंग काम ना, वो उसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी हमारे लीगल सिस्टम ने डाली, हमारी तमाम सरकारों ने डाली कि तुम साबित करो कि यह काम हो रहा है। ये किसका काम था? ये तो स्टेट का काम था ना। मानती कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है, अब हम इसको कोर्स करें। और देखिए वही डिनायल मोड आज की तारीख में है। 2024 में रामदास अठावले जो दलित समाज से आते हैं, वही बार बार खड़े होकर इन महिलाओं और इन आंदोलन के खिलाफ बोलते हैं कि कोई है ही नहीं भाई। वो ये बताने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि सीवर कौन साफ कर रहा है, सेप्टिक टैंक कौन साफ कर रहा है, कौन है जो लोग मर रहे हैं। इतनी तो संवेदनशीलता की मांग होनी चाहिए ना स्टेट से। तो अभी मतलब क्या वे फॉरवर्ड है, क्या क्या स्कीम्स होनी चाहिए, किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए? देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है कि देश को मैला प्रथा मुक्त होना चाहिए, और इसके लिए सरकार को एक ईमानदार प्रयास करने की ज़रूरत है कि जितने महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं जो काम कर रहे हैं, उनको आप एक्सेप्ट करें कि ये लोग हैं, और फिर उनके रिहैबिलिटेशन, क्योंकि उनकी मांग बहुत सिंपल है। हमें एक नॉन स्कैवेंजिंग काम चाहिए, गरिमामय सरकारी काम चाहिए, प्राइवेट काम नहीं चाहिए। एसआरएमएस में काम प्राइवेट है? नहीं, एसआरएमएस जो स्कीम थी उसमें भी आपको लोन दिया जाता था। लोन, ध्यान दीजिए, उसका नाम ही यही था ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। तो वहां पर आपको लोन दिया जाता था। औरतें क्या कहती हैं? हमें लोन नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें एक परमानेंट नौकरी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को चला सकें। तो बहुत सरकार है, सरकार के पास इतने पैसे हैं, कितने होंगे, लाख होंगे, आप 2 लाख होंगे, जितने भी मैनुअल स्कैवेंजर्स निकलते हैं, सफाई कर्मचारी निकलते हैं जो सीवर और सेप्टिक टैंक को साफ करते हैं, आप इनको रिहैबिलिटेट कीजिए और 100% मैकेनाइजेशन कीजिए, अनाउंस कीजिए। मोदी जी नमस्ते स्कीम के तहत क्यों नहीं हिम्मत होती है कि अनाउंस करें कि कोई व्यक्ति इस तारीख के बाद से सीवर और सेप्टिक टैंक में जाएगा नहीं, हम सब मैकेनाइज कर रहे हैं। चांद वांद नहीं चाहिए हमें, मंगल ग्रह नहीं चाहिए, सूरज नहीं चाहिए, पहले यहाँ के सूरज और चांद को बचा लीजिए। आप अनाउंस कीजिए कि ये स्कीम है, ये हमारा रोड मैप है, हम इसके लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, सफाई कर्मचारियों के लिए और अपने लिए भी, एक सिविल सोसाइटी के लिए हम दे रहे हैं कि इंसानी समाज है, यहाँ पे किसी व्यक्ति को सीवर और सेप्टिक टैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम 100% मैकेनाइजेशन कर रहे हैं। और इसमें किसी की भी जो है जॉब लॉस नहीं होगा, मैकेनाइज हो जाएगा। आप ट्रेन कीजिए, सफाई कर्मचारी आंदोलन ने करके दिखाया है, हैदराबाद और तमाम जगहों प्रयोग किया है, जहाँ जो विडोज हैं सीवर डेथ वाली, सीवर और सेप्टिक टैंक डेथ की, उनको मैकेनिकली ट्रेन किया है कि आप कैसे क्लीनिंग कर सकते हैं। ये इम्पॉसिबल काम तो नहीं है ना, ये तो बहुत, लेकिन जरूरत है कि इसके लिए तब होगा जब आप मनुवाद हटाएंगे, जो जाति की गंदगी बैठी हुई है, जो शिट आपके दिमाग में है, जो मानसिक बीमारी है आपको जाति की, जब वो हटाएंगे तो ये हो जाएगा। विजयवाड़ा की जरूरत हो कि नहीं हो, बुलेट ट्रेन की जरूरत हो कि ना हो, चांद तारे की जरूरत ना हो, ये तो एक एसेंशियल काम है ना जो किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में ये मध्य प्रदेश में फंड डाइवर्ट किया, कर्नाटक में किया, तो दलितों का फंड तो इस तरीके से डाइवर्ट कर देते हैं कि गाय के लिए कर रहे हैं, साइड के लिए कर रहे हैं, की जरूरत ही नहीं है। एसके से आप जुड़ी हुई हैं, सफाई कर्मचारी आंदोलन, तो एसके के बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, सफाई कर्मचारी आंदोलन तो एक ऐसा आंदोलन है जो समाज से ही पैदा हुआ है और पिछले 40 सालों से इसी मुद्दे पे काम कर रहा है कि देश भर में कोई भी व्यक्ति बहुत प्रोग्रेसिव स्टैंड है। बहुत से लोग बोलते हैं कि यह जाति नहीं वह जाति करे, वो कहते हैं कि किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति का मैला नहीं उठाना चाहिए, यह प्रथा एलिमिनेट होनी चाहिए, इसका खात्मा होना चाहिए। तो और इसने एक बड़े पैमाने पर देश भर में एक ऐसी महिलाओं की टीम को पैदा किया है
जो शुरू में मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़ी हुई थी, जो बाध्य थी करने के लिए। जैसे नारायणम्मा का मैंने जिक्र किया, नारायणम्मा आज की तारीख में सफाई कर्मचारी आंदोलन के बोर्ड में है। नागम्मा जो चेन्नई में जिन्होंने अपने पति को खोया, वो आज तमिलनाडु चैप्टर देख रही हैं सफाई कर्मचारी आंदोलन का। सरोज दीदी जो हरियाणा में हैं, वो भी बोर्ड मेंबर हैं, खुद मैनुअल स्कैवेंजर थी वो, मैंने खुद जाके उनको देखा है काम करते हुए। तो बुनियादी तौर पे जो सफाई कर्मचारी समाज से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनको कैसे एक लीडरशिप में लाया जाए इस जातिगत प्रथा के खात्मे के लिए, उसका काम है, जिसे बिजवाड़ा विल्सन पिछले अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने इसी के लिए लगाया है। और एक हर तरह के दबाव को झेलते हुए, चाहे सामाजिक परिवर्तन यात्रा हो, भीम यात्रा हो। भीम यात्रा तो सिर्फ और सिर्फ सीवर और सेप्टिक टैंकों में मौतों को बंद करने के लिए निकाली गई थी, जिसमें देश भर में जहाँ जहाँ लोग मारे गए हैं उनके परिवार आए थे। ये एक कैंपेन चला था, स्टॉप किलिंग अस। जी, तो इसी के तहत मैं कह रही हूँ भीम यात्रा निकाली। भीम यात्रा के बाद स्टॉप किलिंग अस कैंपेन चला राष्ट्रीय स्तर पे, जहाँ पे समाज के ही लोग बाहर आके, ऑर्गेनाइज नहीं था, 10 औरतें, 15 औरतें, 25 लड़के निकलकर प्रोटेस्ट करते थे कि भाई हमें मारना बंद करो, सीवर और सेप्टिक टैंक में हमें मारना बंद करो। और ये हैशटैग के साथ देश भर में एक कैंपेन चला। और शायद इसी की वजह से आज की तारीख में आप देखिए कि सीवर और सेप्टिक टैंक में जो मौतें हैं वो अनरिकॉग्नाइज नहीं जाती हैं, उन पर बात होती है, उन पर मीडिया में कवरेज होती है। जब मैंने काम करना शुरू किया था, आउटलुक में नौकरी करती थी, तब तो इम्पॉसिबल था आपको इन मुद्दों पे बात करना, स्टोरी छपवाना, क्योंकि बिल्कुल ही आप एडिटर फेंक देता था उठा, क्योंकि सब सवर्ण बैठे हैं, उनको कोई उनको लगता था कि ये कौन सा मुद्दा है भाई, दलित मतलब दलित एट्रोसिटी होनी चाहिए, किसी की मार पिटाई हो, किसी की हत्या हो जाए तब तो ठीक है, कवरेज हो गया। एट्रोसिटी की भी तो कवरेज कम ही होती थी। नहीं, और डेफिनेशन भी अलग थी ना वहाँ। नहीं, मैं कह रही हूँ अगर कुछ खेरलांजी जैसा होता था तब लोगों को हिलते भी थे लोग तब भी। हालांकि उसमें भी सारा मामला रफा दफा हो गया, लेकिन मैनुअल स्कैवेंजिंग तो लोगों की समझ ही से परे था। और तस्वीरें इतनी ये गलत होता भी है। हाँ, गलत होता भी, क्योंकि दिमाग में तो बैठा है ना कि हाँ कोई व्यक्ति होना चाहिए ये करने के लिए। तो वहां से लेकर यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आंदोलन और इन महिलाओं की बदौलत हुआ कि ये विजिबिलिटी मिली है। अगर इतना आंदोलन ना किया होता, और ये भी देखिए हमारे कास्ट जो सिविल सोसाइटी में भी बैठा हुआ है कास्ट का इशू, कि फाइनली किसको रेस करना पड़ा ये मुद्दा। क्या जो लोग मर रहे हैं वो भारत के नागरिक नहीं है? शहीद मरता है, सैनिक मरता है तो कितना हंगामा होता है, टेसुए बहने लगते हैं ना सारे लोगों के। सीवर और सेप्टिक टैंक में मौत होती है, किसी के टेसुए बहते हैं? ये काम नहीं है। हाँ, नहीं, मैं कहा इनकी जिंदगी ही नहीं है। अब तो ये देखिए, ये जो एक कास्ट का एक लेंस है, वो मेरे ख्याल से उसकी सबसे घिनौनी तस्वीर मैनुअल स्कैवेंजिंग है, जिसको कोई भी व्यक्ति कितना भी मनुवादी हो, मोदी जी ने एक ज़माने में ज़रूर कहा था, कर्मयोगी किताब में लिखा था कि ये आध्यात्मिक अनुभव है, लेकिन उनके अलावा मुझे अभी तक कोई नहीं मिला जो पब्लिक डोमेन में ये कहे कि अच्छा काम है। तो ऐसे काम का अभी भी जारी रहना मुझे लगता है कि एक बताता है कि जाति कितनी गहरी आज की तारीख में भी मौजूद है, और इसका खात्मा ही होना चाहिए, इसका कोई और रास्ता नहीं है। समाज का रिहैबिलिटेशन, महिलाओं का रिहैबिलिटेशन, जो उनकी मांग रही है बहुत पुरानी, मुझे लगता है कि। फिर आपका स्ट्रगल कैसे रहा इन स्टोरी को कवर करने का? मतलब लड़ झगड़ के स्टोरीज, पहले इकलौती स्टोरी है जिसके लिए मुझे 6 महीने वेट करना पड़ा, मैंने किताब में लिखा ही है, क्योंकि तस्वीरें बहुत गंदी थी, मैं झुंझुनू गई थी। तो फिर 31 जनवरी आ गया, स्टोरी की कमी थी, तो उन्होंने कहा कि गांधी अम्बेडकर कर दो। मैंने गांधी अम्बेडकर करके इस स्टोरी को छाप दिया। बाबा साहब और गांधी का जो है, जो व्यू पॉइंट है मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेके, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, इसीलिए वो कहते हैं वो इसके खात्मे की बात नहीं करते, वो कर नहीं सकते। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसके एलिमिनेशन का रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि वह तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहते हैं ना, जाति को तोड़ने की बात करते हैं। मैं अगले जन्म में पैदा होऊंगा तो ये होऊंगा। तो सवाल है कि ये तो कोई दलित नहीं कहेगा ना,
जिसने इस यातना वो को इस देखा जन्म है में भी नहीं करना वो इस चाहेगा। जन्म में भी नहीं करना चाहेगा, अगले जन्म की तो छोड़ ही दीजिए आप। तो ये तो ये सवर्णों की एंगल, फैंटेसी। ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं कि जहां पे आप फैंटेसाइज करते हैं इस काम को। गुलामी में कोई फैंटेसी नहीं है, गुलामी का खात्मा ही होना है, होना चाहिए। ठीक उसी तरह से जाति का खात्मा ही होना चाहिए, और इस जाति का खात्मे का एक रास्ता जो बाबा साहब ने बताया है, जिसको शायद आज वो लिखते तो सिडिशन का केस हो जाता उन पे, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। तो वो कम से कम जो लोग मत्था टेकते हैं और बाबा को भी बाबा भीमराव बाबा बाबा बोलकर भीमराव अंबेडकर को भगवा करना चाहते हैं और बताते हैं कि वो उनके मनुवाद में, स्ट्रक्चर में फिक्स हो जाएंगे, तो उनको रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म का ज़रूर पाठ करना चाहिए, ताकि पता चले फॉर व्हाट अंबेडकर स्टैंड, और आज भी अंबेडकर क्यों जिंदा हैं। अंबेडकर किसी के खैरात पे जिंदा नहीं है, अंबेडकर इसलिए जिंदा है क्योंकि उनकी ज़रूरत है समाज को, वो समाज के हीरो हैं, किसी सरकार ने उनको प्रमोट नहीं किया। आप ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने लॉ पढ़ा है, लॉ पढ़ते हुए भी मुझे अंबेडकर का, जब तक मैं लॉ पढ़ रही थी, एमए कर रही थी, कभी अंबेडकर के योगदान के बारे में पता नहीं चला, सावित्रीबाई फुले के बारे में कभी पता नहीं चला, वो तो बहुत बाद में पता चला। ये आंदोलन ने जिंदा रखा है, दलित जो रेजिलियंस है, प्रतिरोध है, उसने अंबेडकर को जिंदा रखा है ना। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। अंबेडकर का रास्ता मुक्ति का रास्ता है, और बाकी जो रास्ते हैं वो गुलामी में कुछ वाइट वॉश करने वाले रास्ते हैं। यही मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, आपने जो है इतना टाइम दिया, और आप भी जो है एंड तक बने रहे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ मनीष और कैमरे के पीछे हितेश।